में चीजें होती है, हमारा दिमाग ये बोलता है कि ये जो चीजें है ये कंसेंट्रेशन या प्रेशर जो भी है यहाँ पे, ये प्रेशर इक्विलिब्रियम का प्रेशर होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे Kp लिख रहे हो तो, ठीक है ना। इसी का सिमिलर एक और चीज होता है जिसको अपने रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट ये होता है कि आपके पास में ये कंसंट्रेशन, अगर मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना होती और इसकी कोई स्टार्टिंग कंडीशन पे आपने Q निकालते, तो स्टार्टिंग कंडीशन पे या फिर इंटरमीडिएट किसी भी कंडीशन पे आप अगर कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते तो आपके पास में वो Kp के बराबर नहीं आती, वो किसके बराबर आती, वो Q के बराबर आती, ठीक है ना। किसी अदर टाइम पे अगर आप ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जो कि अदर टाइम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ना हो, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे ना हो रिएक्शन, आपने स्टार्ट किया मान लो, तो स्टार्टिंग करिए आपने, तो स्टार्टिंग पे अगर आप ये एक्सप्रेशन में वैल्यू डालते, जैसे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन किया ऊपर वाला, आपने इक्विलिब्रियम टाइम पर सिचुएशन पे आपने क्या किया, कंसंट्रेशन या प्रेशर डाले एक्सप्रेशन में, अगर आप t इक्वल टू 0 पे डालते तो वहां पे जो वैल्यू आता वो आता आपके पास में Q का वैल्यू, वो किसका वैल्यू आता, Q का। तो सिमिलरली आप ये जो होता है एक्सप्रेशन बस किसी t टाइम पे लिखते हो तो वो Q होता है, तो यहाँ पे Q जो है वो K के बराबर होने की कोशिश करता है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश करती है। अगर मान लो आपके पास में ऐसा होता है कि Q का वैल्यू ज्यादा आ जाता है, सपोज बच्चों जैसे मान लो कि आपके पास में Q का वैल्यू ज्यादा आ जाता है K इक्विलिब्रियम की वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में Q का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट होते हैं, नीचे क्या होता है, Q की वैल्यू ज्यादा आ रही है क्योंकि K के बराबर जाना है, मतलब K के बराबर होना है, तो अपनी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। अब घटाने के लिए ये क्या करता है, घटाने के लिए P को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है, और नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ाना चालू कर देता है। यानी कि अगर P कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहां चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, कहां चल रही है, बैकवर्ड। तो आप अगर t इक्वल टू 0 पे Q का वैल्यू निकालते हो, आपको ये पता चल जाता है कि यार ये वैल्यू बड़ी आ गई है K इक्विलिब्रियम से, तो आप डायरेक्शन क्या मानोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन मानोगे, क्या डायरेक्शन मानोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन मानोगे। जैसे अभी जो अपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें x का वैल्यू नेगेटिव आ गया था हमारे पास, x का वैल्यू ऊपर जब निकाला था अभी आपने तो नेगेटिव आ गया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, इसका मतलब कहां जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। आप उस कंडीशन पे अगर Q का वैल्यू निकालोगे तो Q का वैल्यू ज्यादा आ रहा होगा और K इक्विलिब्रियम का वैल्यू कम आ रहा होगा, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। पर डायरेक्शन पता करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अगर x भी लिया है, जैसे आप हमने डायरेक्शन गलत ले ली थी, हमने क्या लिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन ले ली, जैसे ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने, ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें देखो मैंने डायरेक्शन क्या मान ली थी, मैंने उल्टा मान लिया था ना डायरेक्शन को, हमने डायरेक्शन क्या मानी थी, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन मानी थी, हमारा x का वैल्यू अपने आप माइनस आ गया, अपने आप एडजस्ट हो जाती है वो, तो डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करता, वो x का अननोन जो है वो आपके पास में नेगेटिव आ जाएगा अगर बैकवर्ड चल रहा होगा। पर आपने देखा यार k का वैल्यू निकाला, k का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 0.066 आ रहा है। आप इस सिचुएशन पे अगर q का वैल्यू निकालोगे तो 0.66 से 0.066 से ज्यादा आनी चाहिए, आप ज्यादा आएगी भी आपके पास में, देखो c के कंसंट्रेशन अपॉन b की कंसंट्रेशन करोगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू बन रही है, तो ये इस वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा ही होगी आपके पास में। तो Q का मतलब क्या है, Q एट एनी अदर मोमेंट अगर आप एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल रहे हो तो आपके पास में वो वैल्यू किसकी आ जाती है बेटा, वो Q की वैल्यू आ जाती है, आ रहा है समझ में। तो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है Q का वैल्यू ज्यादा होता है तो, ठीक है ना, और फॉरवर्ड चलती है Q का वैल्यू जब कम होता है K इक्विलिब्रियम से, इतना समझ में आया। जैसे ये देखो यहाँ पे अपनों को क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 100, क्या है 100। हमने यहाँ पे इनिशियल 1111 लिया हुआ है, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला, यहाँ पे आपके पास में Q का वैल्यू 1 आ गया, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है बेटा 100 है, तो K इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो आपने जो वैल्यू मानी वो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, इतना समझ में आया। ये डायरेक्शन देखते हुए आप लोगों ने ये सॉल्व किया, अगर आप बिना डायरेक्शन लेते हुए भी सॉल्व करोगे तो भी आपके पास में आंसर सेम ही आएगा। आपको नहीं पता, मान लो आपने बाय चांस ऐसा ही ले लिया बिना सॉल्व करे तो भी आपका आंसर सही आएगा। आपने मान लो अपोजिट ले लिया, क्योंकि आदमी को प्रॉब्लम होती है कि मतलब यार सीधा नहीं सोच पाते, अपने को उल्टा ही करना होता है, ठीक है ना। जैसे सारांश सारांश सोचे कि मैं पीछे मानूंगा सर मैं बिना सॉल्व करे, तो मान लो सारांश ने ये मान लिया कि अपने पास में ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, अब पीछे मान लिया, उल्टा चलने की आदत है, उल्टा चलेगी नहीं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, सारांश ने माना वो भी सही है। एक्स का वैल्यू बस आपके पास में जो एक्स का वैल्यू यहां से जो सॉल्व करने से आएगा उसका बस माइनस टाइम्स सारांश का आंसर आ रहा होगा, मतलब वो वैल्यू अपनी वाली पुट करेगा तो आपके पास में अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट रास्ते मिल जाएंगे, सेम आ जाएगा आपके पास में। आ रही बात समझ में? तो क्यू का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बस क्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कभी पर्टिकुलरली सवाल आ जाए कि इस सिचुएशन पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, तो आपको वो बताने का काम क्या है, क्यू का काम है। आगे बात समझ में? तो अगर आपने ये नहीं भी किया होता तो भी अपने जेन्युइनली यही मानते 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दिया। ये चीज आपको कई जगह दिखेगी बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स 2 बार आएगा, 1 माइनस एक्स 2 बार आएगा, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना तुरंत, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट दोनों साइड में ले लेना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपके पास में, और इधर 1 प्लस एक्स इधर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना? तो क्या करोगे फिर, एक बार माइनस करोगे 10 माइनस 1 ऊपर, एक बार 10 प्लस 1 करोगे, तो आपके पास में ये x का वैल्यू आ जाएगा। क्या करोगे, ये वाली सिचुएशन आएगी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 2 बार आएगी आपके पास में, एक बार क्या करोगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार क्या करोगे, ये वाला आपको मैथ्स में मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी आपकी, है ना? कभी कभी याद कराना पड़ता है, ठीक है ना? मैं क्या करता हूं, मैं ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऐसा कुछ याद होता है? इसमें क्या करते हैं, अपने 10 में से एक बार माइनस कर देते हैं 1, और एक बार 10 में क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, और इधर भी सेम 1 प्लस एक्स में एक बार माइनस कर देते हैं 1 माइनस एक्स, और एक बार क्या करते हैं 1 प्लस एक्स में प्लस कर देते हैं 1 माइनस एक्स। तो यहां से अपने पास में ये जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये देखो 1 से 1 कैंसिल होता हुआ दिखेगा, आपको मजा आएगा ये देख के कैंसिल होते हुए, एक्स एक्स मजा आएगा यहाँ पे भी आपको कैंसिल होते हुए, इधर आपको 9.11 मिल जाएगा, आपको और भी मजा आएगा, आपको ये दिखेगा यार एक्स सीधा ही निकल गया, मुझे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना? क्रॉस करके कर सकते हो पर वो एक लेंदी अप्रोच है, दिमाग लगाने से बेहतर, यही तो बात है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी है हमें, ठीक है ना? अरे यार तुम जैसे भी करना वैसे करो, मैं तो तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, जिसको नहीं मतलब करना है वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक चीज बताइए आपको, ठीक है ना? ये नहीं थोपा नहीं है आपको ऊपर की ऐसे ही करोगे तुम, ठीक है ना? जरूरी नहीं होता कि हर चीज, ठीक है ना, ले, है ना, पर हमारा उद्देश्य तो ये है बताएं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है देखो, तो ये भी सेम टाइप के अप्रोच है, पर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते आप, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही कर रहा है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग पा रहा, वो तभी लगता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आए, तो उस टाइप की सिचुएशन में आप उस टाइप से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो आपको 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, पर वो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, ठीक है ना? मेथड आपके पास में हो सकता है पर वो थोड़ा सा अटपटा लग जाएगा आपको, तो इतना मैथ्स में मैं घुसा नहीं रहा आपको, ठीक है ना? तो आपको करने के लिए, तो करवाने के लिए तो ये भी सॉल्व करवा सकता हूँ मैं, पर वो नहीं करवाना है मुझे, ठीक है ना? इस टाइप से नहीं करेंगे अपने, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तो यहाँ से अपने पास में 3/4 वैल्यू आ जाएगा, आपको ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें दिया होता है, जैसे ये दिया होता है तो यही मानना होता है, इसको एक्स नहीं मानते अपने, जो दिया होता है उसको अपने सामने खुलेआम 100 दिया हुआ तो उसको एक्स क्यों मानोगे? ये तो बेटा आपने वहां से सॉल्व करके लेके आ रहे हैं, वो देखो वहां पे लिखा हुआ है, इन्होंने पहले दिया हुआ 1 1 लिया हुआ है, ईच स्पीशी का, सारी स्पीशी का, मतलब तीनों स्पीशी का 1 1 1 लिया हुआ है, हम डायरेक्शन क्या मान रहे हैं, फॉरवर्ड मान रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2, बहुत बेसिक सा मैथ्स है, यहाँ पे कुछ ऐसा लफड़ा भी नहीं है कि ज्यादा कर रहे हैं अपने कुछ मैथ्स को, ठीक है ना, घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कुछ, सिंपल मैथ्स है इसके अंदर, आपको बस आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग बस यही होनी चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज योर नेचुरल डायरेक्शन, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन मानो आप, उसमें वहां से स्टोइकियोमेट्री लेते हुए एक्स का वैल्यू लगा लो, ठीक है ना? कभी कभी एक्स का वैल्यू आपको वो दे देता है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है,
ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। आखिरी टॉपिक होता है ये इसका। एक हमारे पास में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। मैं आपको ये भेज दूंगा, आप नोट्स बना लेना इनके, ठीक है क्या। बाकी प्रैक्टिस होता है, फॉर्मूला इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इस चैप्टर में फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, के इक्विलिब्रियम है वो लिखना आ चुका है आपको, ठीक है ना। अल्फा बता दिया है आपको क्या होता है अल्फा, ठीक है ना। इसमें बस एक्स मानना होता है हमारे मन से, और उसको एक्स को फाइंड करना होता है ना। बेसिक सेंस में अपने पास में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी होती है, और वो निकल जाती है तो के इक्विलिब्रियम निकल जाता है। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ओनली एंड ओनली, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, ये अपनी कॉपियों में लिख लो, के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसको कभी भी गलत मत करना, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन सही करना है आपको, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, के इक्विलिब्रियम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है, आपको ये बस यही ध्यान रखना है, और किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करता। हाँ बोलो बेटा। जी बेटा, कि सिर्फ डायरेक्शन बताने का, और डायरेक्शन जरूरी नहीं है हमें पता हो, हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे, ठीक है ना। है कि नहीं है, डायरेक्शन बताना, अपने को मंजिल तक पहुंचना है, पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। पानी दो भाई, मेरा गला सूख रहा है। तो आपका रेडॉक्स चालू हो गया, कितने बच्चों को बताइए। रेडॉक्स चालू हो गया। ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। क्योंकि हमें ज्यादा करना है सिलेबस, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लेते हुए सबका चले, है ना। सर ये जो हमारा प्लान बनता है वो आकाश एक ही बार में पूरे इंडिया का बनाती है क्या? ये वाला? हाँ हाँ सर, मतलब जो हमारा है वो पूरे 3.5 वालों का चल रहा है। ये तो बढ़िया बात है। चलो देखो, हाँ भाई रेडॉक्स चालू हो चुका है, तो जो बच्चे सोते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कोशिश करो कि ना सोए, ना। थोड़ा सा क्लास व्लास में आ जाया करो, ठीक है ना। और रेडॉक्स बहुत आराम से किया था हमने कल, बहुत मजे मजे से किया था हमने। सर तो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी? नहीं करी हमने, एकदम आराम आराम से किया था हमने, ठीक है ना। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी जाती बच्चों, क्योंकि ना थोड़ा सा ना सबक देना होता है बीच बीच में, कि जो तुम केयरलेसनेस लेते हो ना अपने इस हिसाब से, कि तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत कैजुअल वे में चल रही है सारी चीजें, ना। सीरियस हो नहीं तुम अभी जितना तुम्हें होना चाहिए, ठीक है ना। वरना क्लास मिस करने का कोई सेंस नहीं है, जब हमारे पास में हमें पता है कि यार इतना सारा हमें करना है और हम कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो क्लास, ठीक है ना। तो तुम्हें भी करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, नोट्स तुम्हारे पास में है, ठीक है ना। नोट्स मैं दे दूंगा तुम्हें। अगली क्लास रेडॉक्स की एक्स्ट्रा क्लास 1 तारीख को ही होगी, ठीक है ना। तो 1 तारीख को आप प्रेजेंट रहें, ठीक है ना। और कल आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो कल आप केमिकल इक्विलिब्रियम अपना पूरा खत्म करें, ठीक है ना। परसों है मेरी क्लास, सैटरडे को। सैटरडे संडे को आयनिक इक्विलिब्रियम होगा केवल, ठीक है ना। तो सैटरडे संडे को आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। संडे तो 1 30 है। संडे को 1 तारीख है क्या? हाँ। तुम्हारा पेपर 3 तारीख को है क्या? 5 तारीख को है ना, तो मैं मंडे को खत्म कर दूंगा तुम्हारा। 4 तारीख को भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास। नहीं कर सकते, मतलब पहले खत्म कर दूंगा मैं आपका, 1-2 तारीख तक मैं पहले खत्म करूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है बस। सर फिर से सर पेपर से पहले आप 1 पीरियड लगवा दें सर, थोड़ा सही रहता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस, जब 2 या 2 से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस एक ही कंटेनर के अंदर चल रही होती है, और कोई एक कॉमन स्पीशी होती है दोनों रिएक्शन के बीच में, ठीक है ना। कोई एक कॉमन स्पीशी होती है, बातें मत करो बिल्कुल भी। जैसे मान लो आपने ये दोनों रिएक्शन कराई बच्चों की, ए से बी जा रही है एक रिएक्शन, पैरेलली बी से सी भी हो रही है रिएक्शन आपके पास में, तो ये 2 इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन एक साथ में हो रही है, और इन दोनों रिएक्शन के अंदर कोई एक चीज कॉमन है,
ठीक है ना। जैसे आपको दिख रहा है यार बी कॉमन है इसके अंदर, अगर ध्यान से देखोगे बी आपको कॉमन दिखेगा इसके अंदर, तो आपको और मजा आएगा इसके अंदर। कैसे? अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचना है, साथ में आपको दो वेरिएबल सोचने हैं। पहला वेरिएबल आपने ये मान लिया ए है, तो यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा, और a माइनस एक्स से ये x लिखा। पर जैसे ही b बनेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन पैरेलली चालू हो जाएगी। जैसे ही b बनेगा b वाला c में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हमें क्या सोचना है बच्चों की x से x माइनस वाई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। दो वेरिएबल x ले रहे थे अभी तक, अब x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y। पर आप ध्यान रखें, यहाँ पे अगर x माइनस वाई किया आपने b की कंसेंट्रेशन को, तो यहाँ पे भी आपको x माइनस वाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाली रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन में b जो है वो कॉमन स्पीशी है। और कॉमन स्पीशी एक कंटेनर में अगर एक स्पीशी होती है उसकी कंसेंट्रेशन एक ही लेनी होती है। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर x माइनस वाई किया तो यहाँ पे भी x माइनस वाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे कैसे लिखा हमने, a माइनस एक्स, x माइनस वाई, x माइनस वाई और y, ये हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। आपको दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, एक के इक्विलिब्रियम इस वाली पहली वाली रिएक्शन का k1 देगा, और x माइनस वाई ये एक रिलेशन आएगा x माइनस वाई और इसके अंदर, और k2 लिखोगे तो एक और रिलेशन आएगा। आपके पास में दो इक्वेशन हो जाएगी, दो इक्वेशन दो अननोन हो जाएंगे x और y। तो दो इक्वेशन दो अननोन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है ना। इनमें क्या मानना है कंसेंट्रेशन, आपको दो अननोन मानने बेटा। आपको ये ए दे दिया a माइनस एक्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये x बन गया आपके पास में, पर ये x वापस से x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई करोगे और यहाँ पे y कर दोगे आप। ये नए वेरिएबल लिखना आपको सीखने हैं। ठीक है ना। अभी तक हम एक रिएक्शन लिख रहे थे a माइनस एक्स, अब हम उस x जो बन रहा है उसमें से भी y सब्ट्रैक्ट करते हुए एक नया वेरिएबल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अभी एग्जांपल और आएंगे, चिंता मत करो तुम, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है a से b प्लस सी, तो आपने a माइनस एक्स, आप दोनों रिएक्शन में कॉमन देख लो, क्या स्पीशी कॉमन लग रही है आपको, b और c भी लग रही है, c भी कॉमन। ठीक है ना। तो बेटा बहुत सिंपल सा होता है, जैसे ही आप a माइनस एक्स 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 लिखोगे, आपको दिख रहा है ये x जो है यहाँ पे लिखूंगा, ये x लिखते ही x माइनस वाई लिख दिया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया अपने पास में। तो आप देखो c जो है यहाँ पे पहले से कुछ था, x था, अब दूसरी रिएक्शन में y बना, तो आपका ये एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है। तो इस x और इस y को जोड़ के x प्लस वाई लिख दो। यहाँ पे भी अपने सेम ही कंसेंट्रेशन है x प्लस वाई, तो आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन देखो क्या हो जाएगी। आपके पास में b की कंसेंट्रेशन x माइनस वाई, इस b की कंसेंट्रेशन भी x माइनस वाई, इस c की कंसेंट्रेशन x प्लस वाई, इस c की कंसेंट्रेशन x प्लस वाई। t कॉमन था नहीं, तो इस रिएक्शन में केवल y था, तो y लिख दिया मैंने यहाँ पे। a कॉमन था नहीं, तो मेरे पास में a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स लिख दिया मैंने। और मेरे पास में और कोई कॉमन स्पीशी बस b और c है मेरे पास में कॉमन, तो पहले आप ये लिखोगे x माइनस वाई, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई लिखना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में। तो ये कॉमन स्पीशी के हिसाब से अपनों को देखना होता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिखो आप, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला सवाल कई जगह देखा गया है। एक ए बी स्पीशी है, एक ए सी स्पीशी है। ए बी से ए और बी मिलेगा आपको, ए सी से ए और सी मिलेगा। कॉमन स्पीशी कौन सी है इनमें, देखो ए कॉमन। तो ए की फाइनल कंसंट्रेशन ना तो x ना y, x प्लस वाई लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, x प्लस वाई। यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखी जाएगी। बाकी सब सेम है आपके पास में, बाकी सब चीजें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे a माइनस एक्स ही है, यहाँ पे x है, कोई और कॉमन नहीं है। यहाँ पे b दिया हुआ था आपको, b माइनस वाई हो गया, ये आपके पास में कॉमन नहीं है, ये y हो गया। जो कॉमन है उसकी ऐड कर दी मैंने, ए कॉमन था तो ए की कंसंट्रेशन x प्लस वाई हमने कर दी है। आएगा, खड़े हो जाओ, वहां से खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो दोनों का प्रेशर सेम है कंटेनर में, ये एक्चुअल में एक ही कंटेनर में हो रही है बच्चे। इस कंटेनर में आपके पास में ये एक लिया मैंने, ये सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस लिया मैंने जब ये सब्सटेंस लिया तो इससे भी मिल रहा था, ए मिल रहा था मेरे को, और ये सब्सटेंस लिया इससे भी ए मिल रहा था। इससे जो ए मिल रहा था मैंने एक्स वेरिएबल मारा, और इससे जो ए मिल रहा था वो मैंने वाई मारा। बट एट द एंड ये है तो एक ही कंटेनर, तो मैं एक्स प्लस वाई लिखूंगा एट द इक्विलिब्रियम, एक्स प्लस वाई लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप, है ना। आपको दो सॉलिड सब्सटेंस दिए हुए, ए सॉलिड बी गैस। सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। जितना आप न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर में, उतना ही आपके दिमाग में फंडा जाता जाएगा,
वरना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीजों की। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, ठीक है ना, आपके लिए ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्मूथ होता जाएगा। वरना आप 12th वाले बच्चों से पूछोगे यार केमिकल इक्विलिब्रियम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा, कैसा हुआ था, तो वो बोलेंगे अरे सर बहुत गंदा था केमिकल इक्विलिब्रियम, यार बहुत गंदा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने पहले किसी और से पढ़ा हुआ है, उन्होंने फिर वो चीजें बहुत उस लेवल की नहीं करी है जिस लेवल की करनी चाहिए, और तुम्हें वो चाहे लेवल की चीजें करवा रहे हैं पर तुम कर नहीं रहे हो वो चीजें, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप सुधारो, अपनी प्रैक्टिस करो इन चीजों को, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबे नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, उनको बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। इसलिए इक्विलिब्रियम को आपको ज्यादा टाइम दिया गया होने को, ये अभी खत्म हो जाता आपका, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम करा देता आपको, आयन इक्विलिब्रियम चालू करा देता, सीक्वेंस अलग भी कर सकता था, पर मैं इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम को। क्यों लंबा खींचना चाहता हूँ? ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें इन क्वेश्चनों की। जितना दिमाग से आप करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। दो तरीके थे मेरे पास में ना, मैं इसको हो सकता था कि क्योंकि हमारे पास में टाइम तो लिमिटेड ही था, 2 वीक का टाइम था, हो सकता था मैं इसको विद इन 1 वीक 4-5 डेज में मैं इसको इक्विलिब्रियम को पूरा खत्म भी करा सकता था, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये सोच के नहीं किया कि आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, अगर मैं 4-5 दिन में खत्म करा दूंगा, रेडॉक्स आ जाएगा तो आप रेडॉक्स पे लग जाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा इक्विलिब्रियम चलने देते हैं पैरेलली, ठीक है ना, जिससे आपको 2 वीक का टाइम मिलेगा, विंडो ज्यादा लंबी मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने की, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। रेडॉक्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने उसको पैरेलल में छुआ है बस, ताकि अपने दिमाग में ये पहले से चला जाए कि रेडॉक्स एक सिंपल टॉपिक है, करना बस यही है हमें, ठीक है ना। तो रेडॉक्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल इक्विलिब्रियम में होती है प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों। कॉन्सेप्ट बनाओ आप अपने, ठीक है ना, डेवलप करो। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम दिए हुए, आप यहाँ पे 2 अननोन मानोगे, एक्स एक में आप मान सकते हैं ए, एक में मान सकते हैं बी, क्योंकि एक्स और वाई तो पहले से यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं यार यहाँ पे ये इसका तो मेरे पास में अमाउंट नहीं गिवन है, और ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है इक्विलिब्रियम के अंदर, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गैसियस स्पीशी की ये कंसंट्रेशन, ये जो भी है प्रेशर है, तो प्रेशर मैं ए मान लेता हूँ, ए एटीएम। ये ए मानूंगा तो ये भी ए मानना पड़ेगा मेरे को। अब मैं दूसरे में ए नहीं ले सकता, एक बार एक ही वेरिएबल लूंगा, दूसरे में मैं बी ले लेता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में बी हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया, बी। पर देखो आप, कुछ कॉमन है इन दोनों रिएक्शन के अंदर, वो है सी। तो मैं यहाँ पे ए ना बी लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी। क्या लिखूंगा? ए प्लस बी। दोनों में ए प्लस बी लिख दूंगा। अब मैं दोनों के एक्सप्रेशन लिखूंगा, पहले KP1 का एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर KP2 का एक्सप्रेशन लिखूंगा। KP1 का एक्सप्रेशन लिखे a इंटू ए प्लस बी, KP2 का एक्सप्रेशन लिखें b इंटू ए प्लस बी, KP2 का एक्सप्रेशन b इंटू ए प्लस बी, KP1 का एक्सप्रेशन a इंटू ए प्लस बी। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो बेटा टोटल प्रेशर यहाँ पे देखो कैसे लिखा जाता है, टोटल प्रेशर देखो, टोटल प्रेशर बच्चों, इस कंटेनर में कितनी स्पीशी है जो गैसियस होगी आपके पास में? बेटा जवाब होना चाहिए बी होनी चाहिए सर, ये सी कॉमन स्पीशी है, ये होनी चाहिए सर, और ये ई। तो 3 गैसेस मिलेंगे आपको, मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस मिलेगा कंटेनर के अंदर। मानते हो इस बात को? एक कंटेनर के अंदर इसमें 3 टाइप की गैस होंगी, तीनों के जो मोल होंगे उन्हीं के कारण टोटल प्रेशर होगा। या अपनों ने ये प्रेशर माना है, तो इन तीनों का मैं सम कर देता हूँ। तो बी का पार्शियल प्रेशर कितना है? ए है। सी का पार्शियल प्रेशर कितना है? ए प्लस बी है। और ई का पार्शियल प्रेशर कितना है? बेटा बी है। तो ये आपके पास में 2a प्लस बी। मुझे a प्लस बी की वैल्यू दे दो आप इसमें KP1 और KP2 की टर्म में। तो आप देखो ये एक्सप्रेशन KP1 जो दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे KP1 को हटा के मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो चल जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है x और y की टर्म में आना चाहिए। मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ बेटा, और ये y लिख देता हूँ। अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूंगा वैसे ही आपके पास में x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, अपने दिमाग की खिड़की खोलो थोड़ी सी, a प्लस बी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा a प्लस बी वापस। तो a प्लस बी 2 बार आ जाएगा आपके पास में, स्क्वायर और अंडर रूट लोगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट देखो, अंडर रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। इतना सोचना होता है हमें, ठीक है ना। अपने माइंड्स को ओपन रखें, ठीक है ना, एकदम ओपनली फ्रीली सोचें कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना, विदाउट एनी फास्ट। अपनों को जल्दी करना ही नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, अपनों को आराम आराम से करना है इक्विलिब्रियम। अपनों को जल्दीबाजी नहीं है, अपनों को हर एक स्टेप सोचो इसके अंदर कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, हमने ऐड क्यों किया, हमने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया। डिवाइड करते तो हमें क्या फायदा होता बच्चों इसके अंदर बताओ। इसको डिवाइड करने से क्या फायदा होता, ए बाई बी का रेशियो आ जाता मेरे पास। मुझे ए बाई बी का रेशियो तो निकालना नहीं था इसके अंदर, मुझे तो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया इसको, ना तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, डिवाइड करने से भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, मल्टीप्लाई करने से ए भी एक नई चीज आ जाएगी आपके पास। तो केवल और केवल एक ही चीज बचती है हमारे पास में, चार ही ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, चारों बता दिए मैंने आप क्या सोचना है। तो एक प्रॉपर सोच, ठीक है ना, आपको बिल्ड करनी है इसके अंदर, एक डायरेक्शनल सोच जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम में आए हुए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ऐड करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, यस और नो, समझ में आ रहा है। केवल ऐड करने से सॉल्व हो रही थी और किसी चीज से सॉल्व नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने एडिशन किया यहाँ पे, ए प्लस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो मेरा 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये फिर भी थोड़े से मैं आपको एडवांस सवाल करा रहा हूँ ताकि आपके पैकेज के सवाल आपसे हो जाए, पैकेज के सवाल इजी होंगे, ये मैं एडवांस सवाल करा रहा हूँ। अगर टाइम हो तो आप पैकेज के सवाल करो, ठीक है ना, है ना। फेज इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस ऑफ सेम सब्सटेंस। देखो बेटा फेज क्या होता है, फेज मतलब अपने पास में कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाता है, अपने स्टेट से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार फेज और स्टेट दोनों एक ही बात होती है, ऐसा नहीं होता बच्चों। स्टेट जो होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस ही होती है, तीन ही होती है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर जैसे गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, तीन होती है। फेज ऑफ मैटर देयर कैन बी इनफाइनाइट फेजेस, इनफाइनाइट फेज होती है। फेज क्या होता है, एक ऐसा होमोजेनियस पार्ट होता है, ठीक है ना, एक होमोजेनियस पार्ट को अपने एक फेज बोल देते हैं, ठीक है ना। और वो फेज कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके पास में देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये कन्वर्जन हो रहा है, तो ये स्टेट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है बच्चों। आप देखो ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। अगर मैं पूछूं ये क्या चीज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक होमोजेनियस सिस्टम, एक होमोजेनियस सिस्टम दूसरे होमोजेनियस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। एक होमोजेनियस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक फेज होती है अपने पास। ऐसे इनफाइनाइट फेजेस हो सकती है हमारे पास। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है बेटा, एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन को अपने एलोट्रोपिक चेंज भी बोल देते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का इसका जो नाम है, ये एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन नाम है। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है स्टेट चेंज। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, स्टेट चेंज। तो कुल मिलाकर मेरी हेडिंग क्या है, फेज इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम में मेरे पास में एलोट्रोपिक चेंज भी आ जाता है और स्टेट चेंज भी आ जाता है। इतना समझ में आया। तो ये जो होते हैं, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन इक्विलिब्रियम की बात अभी तक हमने नहीं करी थी, हमने जो भी इक्विलिब्रियम की बातें करी थी वो हमने नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें करी थी। हमने फिजिकल या स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन या एलोट्रोपिक चेंज के बारे में बात नहीं करी थी। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए द टेम्परेचर एट विच, एक पर्टिकुलर कोई मेरे पास में सब्सटेंस है, उसमें लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा होगा या इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड और गैस फेज के बीच में, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो या फिर उस टेम्परेचर को आप कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हो। एक ऐसा टेम्परेचर होता है कंडेंसेशन पॉइंट जिसमें क्या होता है आपके पास में गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम में हो रहे होते हैं। मैं भी कर रहा हूं अभी। The temperature at which solid and liquid phase are in equilibrium with each other is known as melting point. Melting point भी ऐसा ही डेफिनेशन होता है, इसको आप freezing point of liquid भी बोल सकते थे। कंडेंसेशन जैसे गैस का कंडेंसेशन पॉइंट है, पर लिक्विड का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। गैस के लिए क्या है, ये कंडेंसेशन पॉइंट है। तो ऐसे टेम्परेचर जहां पे ये ट्रांजिशन हो रहा होता है उस पे इक्विलिब्रियम आता है मेरे पास। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड गैस फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज सब्लिमेशन पॉइंट। जैसे अगर मैं बोलूं यार आप वाटर को बॉईल करें, मैं आपको बोलूं वाटर बॉइलिंग करो, आप तो वाटर बॉईल करोगे तो मैं आपसे पूछूं यार बॉईल जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टेम्परेचर अचीव करवा सकते हो एक वाटर का, तो आपका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप उससे ज्यादा टेम्परेचर अचीव नहीं करा सकते वाटर का। क्यों नहीं करा सकते,
क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे जाएगा तो वो क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट देते जाओगे तो वो एक्स्ट्रा हीट जो है उसको वेपराइज करती जाएगी बस, ठीक है ना। सो वाटर का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स है आपके पास में एक पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन पर। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होता है कि रूम टेम्परेचर पे आप करा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो जो वेपर में जो कन्वर्जन हो रहा था वो आप रोक रहे हो, आपके प्रेशर से वो कन्वर्जन जो लिक्विड का वेपर में जा रहा था आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो इसका मतलब वो कम हो रहा है। तो अब आपको वापस से वो ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आप अगर प्रेशर लगाते हो किसी लिक्विड के ऊपर या फिर किसी कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, हाई प्रेशर पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसी तरह आप ऑब्जर्व करोगे कि कोई लिक्विड अगर अपने बोलते हैं कि यार माउंटेन पे जाके अगर कोई बॉइलिंग करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माउंटेन पे क्या हो रहा होता है, प्रेशर कम होता है, तो कम टेम्परेचर पे ही उतना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अपने पास में आ जाता है। आधी बात समझ में, तो उसको कम बॉइल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चेंज होता रहता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमें डिस्कस करने की कब किस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कब किस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं तो, अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं, देखो यहाँ पे in general these temperatures are collectively known as transition temperatures. For a particular substance all these transition temperature depend upon pressure. इस पे डिपेंड होता है, प्रेशर पे डिपेंड होता है बेटा ये, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर for a system present in equilibrium on increasing pressure the system moves in direction which have lesser volume. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत लॉजिकल सा भी है। अगर आप किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम आने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन जहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप जैसे मान लो कि फॉर जनरल सब्सटेंस वॉल्यूम ज्यादा किसका होता है, ज्यादा गैस का होता है। कोई एक जनरल लिक्विड अपने ले कोई भी सब्सटेंस है तो लिक्विड का उसका ज्यादा होगा, फिर सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का। एज वी नो दैट कि यार सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, मोर डोमिनेंट होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है सॉलिड का, लिक्विड का ज्यादा होता है और गैस का और भी ज्यादा होता है। बट इसमें कई कई, ठीक है ना, अपने पास में अब नॉर्मल सोचते हैं कि मतलब यार कई कई आइस का एग्जांपल सोचने लग जाता है इसका कि यार आइस का जो वॉल्यूम होता है सॉलिड आइस का वो ज्यादा होता है और जब वो पानी में कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो तो यहाँ पे नहीं लग रहा, तो वो नहीं सोचना अभी आपको, ठीक है ना। हमें एक नॉर्मल एक डायरेक्शनल सोच सोचनी है कि जनरल लगाया है इसलिए यहाँ पे वर्ड कि आइस वाला एग्जांपल यहाँ पे ना आ पाए हमारे दिमाग में, ठीक है। आइस वाला अब ज्यादा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, आइस को भी, ठीक है ना। पर जनरली आपके पास में ये होता है, ऑन चेंजिंग प्रेशर ऑल फेज इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। आप प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टू रिगेन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हैज टू बी चेंज्ड, means on changing pressure all transition temperature are changed. For example melting of some general substance हम कर रहे हैं, ये हमारे पास में लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, आपने इसका प्रेशर बढ़ाया दोस्तों, इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाया, आपने मेल्ट कर रहे थे सॉलिड को लिक्विड में, आपने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो जनरली सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, कम है, तो ये पीछे की डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। अब मुझे ये आगे की डायरेक्शन में लेके जानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। टेम्परेचर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तभी तो लिक्विड में वापस से जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ गया आपका। इतना समझ में आया, आप आराम से देखो इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप आराम से देखो इसको, सोचो इसको। चित्रांश, आयरा, चित्रांश है क्या ऑनलाइन? आयरा, तथागत, सिद्धार्थ, अद्वित्य, अवनी, बुलबुल, निवा, Present, निवा, sir. प्रज्ञा, ऋषभ, ऋषभ कहाँ है, आर्यन, अमित, हमारा टॉपर कहाँ चला गया है, ऋषभ, ऋषभ गोच खा गया है।
बोझ खाना मतलब ऐसा होता है कि पतंग ऐसे उड़ रही होती है ना, अचानक से ऐसे हो जाती है पतंग। इसको वहाँ पे ना राजस्थान में ऐसे बोलते हैं, पतंग को हम बोलते हैं वहाँ पे पतंग ही बोलते हैं वैसे, कीना बोलते हैं, कीना, कीना, कीना अलग। हाँ मतलब राजस्थान में बोलते हैं। सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास में बातें करने का। मैं सोच रहा हूँ ना बहे। एब्सेंट लगा देंगे तुम्हारी, सिद्धार्थ यादव। प्रेजेंट हो गया? जिया, कृतिका, सोफिया, सोफिया भी एब्सेंट है क्या आज? सोफिया भी कोच खा गया आज। प्रथम, श्रेया, Present, sir. प्रियांशु, अक्षत, देवांशी, अनन्या, अन्या, अन्या, रिया, अनामिका, एरिन, Present, sir. नवेद, आयुषी, खुशी, माहिका, वंशिका, सत्यम, चित्राक्षी, अवंतिका, Present, sir. गौरी, वैभवी, नवकिरत, नवकिरत, सिमरन, अलीना, अनन्या, सृष्टि, सारांश। चलो, इतना समझ में आया बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत बेसिक सा है ये, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ये बताया नहीं जाता जनरली। बस ये पता करो आपकी इसमें हो क्या रहा है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो पीछे जाएगा, और हमें क्या करना है, एक्सटर्नली प्रेशर के जो इफेक्ट को कम करना है। तो इसको कम करने के लिए हमें कैसे कम कर सकते हैं, इस रिएक्शन को आगे ले जाए। आगे ले जाने के लिए आपके पास में एक ही ऑप्शन है, प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो एक ही ऑप्शन है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम वापस से आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। तो आपका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ये जो है आपके पास में बढ़ जाएगा। आगे देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम इसी तरह है, बताने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर देखो आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है इस बार, तो प्रेशर को ये बोल रहा है डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज करेंगे तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, मोर वॉल्यूम की तरफ। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो ये रिएक्शन कहां चलेगी बेटा, ये मोर वॉल्यूम की तरफ चलेगी। तो मोर वॉल्यूम को अगर आपको कम करना है, इसको वापस से इक्विलिब्रियम लेके आना है पीछे की तरफ, इन दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ये स्टेट वापस से मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रेशर कम किया तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, लो प्रेशर पे कम हो जाता है। और अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता, बढ़ जाता आपके पास। व्हेन ऑल दिस वेरिएशंस आर प्लॉटेड ऑन, ये अपने पास में, ठीक है ना। फेज डायग्राम आपके नहीं है, जेई में आता है ये 3 फेज डायग्राम, ये मत करना आप, ठीक है ना। इतना ही है आपके पास में, कहीं 3 फेज डायग्राम सोचने लग जाओ आप, नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। इतना हम निर्दयी नहीं हुए हैं अभी, हमें समझ में आता है कि ये चीजें ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है। अब आ जाते हैं अपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पे, जो आखिरी टॉपिक होता है इसका, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा होता है, बहुत बेसिक सा है, मैं बताता हूँ आपको क्या है इसमें। ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है देखो, इफ ए सिस्टम इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, एक बार एक इक्विलिब्रियम आ गया और वो इक्विलिब्रियम कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई चेंज नहीं लेके आते बाहर से, ठीक है ना। एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो खुश रहता है अपने जीवन में, वो इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है ना, हमेशा। आप मत छेड़ो उसको, इक्विलिब्रियम पे रहेगा हमेशा।
पर अगर जैसे आपने क्या किया, उसके अंदर आपने एक्सटर्नल कुछ डिस्टरबेंसेस करने चालू कर दिया, आपने उसको हिलाया या उसके ऊपर प्रेशर लगाया या फिर उसका वॉल्यूम कम किया या उसको टेम्परेचर दिया, उसको डिस्टर्ब किया कुल मिला के, तो इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा। जैसे एक आदमी सो रहा होता है, अच्छी सी नींद आ रही है, ठीक है, आपने जाके उसकी लात मार दी है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। पर वो नींद में, ठीक है ना, तो वो हो सकता है वापस इक्विलिब्रियम पे चला जाए, मतलब वापस सोने की कोशिश करेगा, कोशिश जरूर करेगा वो वापस सोने की, ठीक है ना। पर हमेशा इक्विलिब्रियम वापस से आता ही आता है, ये चीज ध्यान रखें। तो आप क्या कर रहे हो, देखो, इफ ए सिस्टम इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज देन द इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है ना, लात मारी, हो सकता है ना डिस्टर्ब हो, नहीं उठेगा, ठीक है ना, मेरे जैसा आदमी तो नहीं होता है। And if it is disturbed, then the system shifts itself in such a manner that effects the change is nullified। मतलब क्या होता है कि अपने इक्विलिब्रियम जो है एक जिद्दी बच्चे की तरह है, जिद्दी बच्चे की, जिद्दी बच्चे को लात मार दो आप, जो उठ जा, तैयार जा, जिद्दी बच्चा, और सोने की एक्टिंग करता है, बस आज तो इतनी नींद आ रही है कि पूछे मत, उल्टा करने की कोशिश करता है, तो मैं, है ना, हमें हमेशा ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। आप बच्चों को बोलो यार आज पढ़ ले, तुम इतने दिन है ना, इतने दिन पढ़ा नहीं है, आज पढ़ ले तो 3 4 5 घंटे, तो बच्चा बोलेगा यार नींद आ रही है मम्मी या पापा, जो भी है ना, नींद आने लग रही है, उल्टा करने की कोशिश करता है। जनरल सेंस में एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। आपको बोलेंगे ना कि आप इस दिशा में जाइए, तो आप शक करोगे मेरे पे, यार इस दिशा में बोल रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है इसमें कुछ, इस दिशा में जाके देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम ऐसा ही होता है। इक्विलिब्रियम पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो इक्विलिब्रियम ये सोचेगा कि प्रेशर कम कैसे होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे प्रेशर कम हो जाए, ठीक है ना, जहां पे प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, उल्टा करने की कोशिश करेगा। आप बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हो, वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, वो और बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वापस से इक्विलिब्रियम आना है। इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करेगा, वो वापस से उस प्रेशर पे लाने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर घटाएगा। आप प्रेशर कम कर दो, मान लो, बोले प्रेशर कम क्यों किया, मैं प्रेशर बढ़ाने का काम करूंगा, तो इक्विलिब्रियम कुछ डायरेक्शन में चलने लग जाएगा जहां पे मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये एक बेसिक सा थॉट प्रोसेस हमारे पास में ली चैटले प्रिंसिपल का होता है। इसमें सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी कंपोनेंट। तो बेटा अगर आपने किसी सब्सटेंस को जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ किया, तो वो तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता था हमारे इक्विलिब्रियम में। सॉलिड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये हमने इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखने में भी यूज किया था, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। पर अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो गैसियस है या फिर कोई एक्वस स्पीशी है, तो यहाँ पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर आपने एडिशन ऑफ रिएक्टेंट किया है, तो आपने ऐड किया तो इक्विलिब्रियम बोलेगा मैं कम करूंगा, आपने ऐड किया इसको तो इक्विलिब्रियम बोलेगा मैं कम करूंगा, मैं इक्विलिब्रियम पे आते आते कम करूंगा इसको। तो ये अगर ऐड किया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपने क्या किया, ये हटा दिया, तो इक्विलिब्रियम बोलेगा हटाया क्यों, कम क्यों किया, मैं बढ़ाऊंगा इसको। आपने इसको हटाया तो ये इक्विलिब्रियम वापस से आगे की तरफ चलने लग जाएगा। आपने डी को डाल दिया, मान लो सी को डाल दिया, तो ये बढ़ गया, इसको कम कैसे करें, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपने इसको डाल दिया, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको निकाल दिया तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर इफेक्ट होता है। देखो, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब इसको ऐड करो तो फॉरवर्ड चलेगा, प्रोडक्ट को निकाल लो बाहर तो फॉरवर्ड चलेगा। अरे बात समझ में, उल्टा करना है बस, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट को डाला तो कम कैसे होगा, बैकवर्ड जाके, प्रोडक्ट को डाला तो कम कैसे होगा भाई, बैकवर्ड जाके तो होगा, ये भूलोगे तो नहीं। तो प्रोडक्ट डालोगे तो बैकवर्ड चलेगी रिएक्शन, और अगर रिमूव कर दोगे रिएक्टेंट को तो भी बैकवर्ड चलेगी, क्योंकि वापस से बनाने की कोशिश करेगा इसको, तो फिर से क्या चलेगी, वो बैकवर्ड। तो ये हमारे पास में पहला कॉन्सेप्ट होता है, एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी गैसियस और एक्वस सब्सटेंस। पर सॉलिड और लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा। The following reaction occur in a blast furnace where iron ore is heated reduced to iron metal। ये एक रिएक्शन मेटलर्जी की रिएक्शन है, आपके 12th में आती है, Fe2O3 सॉलिड के साथ में रिड्यूस करते हैं
तो इसमें कौन सा प्रोसेस डिस्टर्ब करेगा? विल नॉट डिस्टर्ब। जी बेटा, हाँ वेरी गुड। तो ये यहाँ पे अपना दिमाग ये बोलना चाहिए यार, CO2 तो गैस है, CO2 को अगर मैं डालूंगा तो नॉर्मल सोचना है आपको। CO2 क्या है बच्चों? गैस है। गैस को डालोगे तो पीछे चलेगी रिएक्शन। रिमूवल ऑफ CO2 को निकालोगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा बेटा। CO2 निकालोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आगे चलेगी रिएक्शन। Fe2O3 सॉलिड है, इसको डालो चाहे ना डालो, ठीक है ना, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। को भी डाले ना डाले, हाँ कोई फर्क नहीं है, लिक्विड है वो। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए बात चलेगी। आपने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना, आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, दोनों के लिए बात कर रहे हैं अपने। अभी मैं गैस के लिए बात कर रहा हूँ, हमारे गैस तक आता है, पर अपने एडवांस में ये भी आया था कभी कभी, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आया था। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को आप चेंज कर रहे हो। अगर आप क्या कर रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम इफेक्ट है आपके पास में, किसी गैसियस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, तो आपने क्या चेंज किया? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आपने चेंज कर दिया। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 0 है तो उसमें नो इफेक्ट होता है हमारे पास में, क्योंकि आगे पीछे जाएगी रिएक्शन तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। पर अगर मान लो डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0 होता है, आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या किया बेटा, बढ़ाया है, तो रिएक्शन उस तरफ चलेगी जहां पे मोल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, और वापस से वही प्रेशर आ जाए आपके पास में। तो रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ऐसा ही एक्वस में होता है। एक्वस में अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपने वाटर मिला दिया उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा दिया आपने, तो डेल्टा एन एक्वस अगर 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर डेल्टा एन एक्वस नहीं है 0, तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मोर एक्वस के मोल्स होंगे। सिमिलर थॉट होता है इसके अंदर। आ रही बात समझ में? जैसे आपके पास में बेटा डेल्टा एन जी, जैसे ये 0 है, देखो यहाँ पे ये जैसे 0 है आपके पास में, इस रिएक्शन में 0 नहीं है, इस रिएक्शन में 0 नहीं है, तो इस पे तो नो इफेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का, ठीक है ना। आपने एक्सप्रेशन देखा यार, ये एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एयर, NB अपॉन NA अपॉन V होगा। तो V तो एक्सप्रेशन का हिस्सा ही नहीं है। आप अगर वॉल्यूम चेंज भी करोगे तो ये V से V कैंसिल हो रहा है आपके पास में, तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके पास। यानी कि अगर डेल्टा एनजी 0 होता है, वॉल्यूम बढ़ा दो चाहे घटा दो, इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब हो जाता। इक्विलिब्रियम हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज का, ठीक है ना। ये बोल रहा है कर लो, क्या कर सकते हो, खड़ा है यहाँ पे ना, कर लो जो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज, ठीक है ना। मेरे पास में वॉल्यूम ऊपर भी है नीचे भी है, मैं तो कैंसिल हो रहा हूँ, ये तो वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम का टर्म तो आ ही नहीं रहा ना इसके अंदर, तो क्या फायदा है, करते रहो, ठीक है ना। मैं तो इक्विलिब्रियम पे ही हूँ, ठीक है ना, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो इक्विलिब्रियम पे हूँ, ठीक है ना। ये बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे होता है ना, बच्चे सोते रहते, कर लो तुम, फिर भी रजाई खींच के जानी पड़ती है, लेके जानी पड़ती है, तब जाके उठते हैं, ठीक है ना। पानी डालना पड़ता है मुझे, मर। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, आपने ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक भी बच जाएगा, एक भी बच जाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। अब वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपका के इक्विलिब्रियम तो कम हो रहा है इसका हिसाब से, पर के इक्विलिब्रियम हमें पता है कि केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट था। आपके वॉल्यूम बढ़ाने घटाने से के इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो अब ये दिमाग लगाता है, ये सोचता है यार मैं उस तरफ चला जाता हूँ जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये B प्लस C की वैल्यू भी बढ़ा देता है। ऊपर क्या होता है, B और C के मोल होते हैं ना, जैसे यहाँ पे NB था वैसे ही NB NC होगा। ये क्या करेगा, NB NC को बढ़ा देगा, तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया आपके पास। आ रही बात समझ में? तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उस तरफ जाएगा जहां पे मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी लेस देन 0 तो पीछे की तरफ गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ये क्या जाएगा बेटा, बैकवर्ड जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे ये रिएक्शन है, इसमें आपने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ाया तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पीछे गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने बढ़ा दिया, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो आगे एक्वस मोल्स ज्यादा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा।
अरे बस चेंज इन प्रेशर एप्लीकेबल ओनली फॉर ए गैसियस रिएक्शन ओनली। चेंज इन प्रेशर का किसी एक्वस सॉल्यूशन पे भी कोई इफेक्ट या सॉलिड सब्सटेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जस्ट अपोजिट होता है, जैसे आपने देखा पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी अपोजिट होता है प्रेशर के। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, बढ़ाने वाला इफेक्ट आपने बोला था टुवर्ड्स मोर मोल्स जाता है, तो प्रेशर घटाने वाला और वॉल्यूम बढ़ाने वाला इफेक्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होता है। ये इफेक्ट एक दूसरे के जैसा ही होता है, ठीक है ना। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर कैसे बढ़ाओगे आप प्रेशर वॉल्यूम कम करके तो बढ़ाओगे। उस सिस्टम का प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो आपके पास पिस्टन होना चाहिए, पिस्टन को आप कंप्रेस कर दो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिएक्शन फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होता है तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम कर रहे हो तो उस तरफ जाएगा जहां पे कम गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक, ठीक है ना, फीलिंग वाला ही टॉपिक है, लीक चार्ट लियर प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हमने देखो 3 खत्म भी कर लिए हमने। आप देखो क्लास में उनकी मतलब इतना मतलब लॉजिकल सा होता है ये, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। इसकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से ही हैं, बस इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। आप आराम से करें, टेस्ट तक का आपके पास में टाइम है, इक्विलिब्रियम में आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आयनिक भी कवर होगा आपका, आपको टाइम भी मिल रहा है पूरा का पूरा आयनिक और केमिकल का, ठीक है ना। रेडॉक्स एक पैरेलल टॉपिक है तो उसको पैरेलल की तरह रहिए आप, ठीक है ना। उसको पैरेलल में जब क्लास हो उसके बाद में 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया करो बस उसको, ठीक है ना। A plus B giving C at equilibrium. If volume of the container is decreased, then कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो मोल बढ़ाएगा भाई। वॉल्यूम डिक्रीज, अच्छा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो मोल कम करेगा, मोल कम करेगा भाई। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो मोल क्या करेगा, कम करेगा। तो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स लेस गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्टिंग हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी इंक्रीज होगा बच्चों, और बी और ए क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो अपने पास में सी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और इसमें, हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो बट अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन से मैच करते हो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से मैच करते हो तो आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो मोल्स तो डिक्रीज हो रहे हैं। किसके डिक्रीज हो रहे हैं, इसके डिक्रीज हो रहे हैं, इसके मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसके मोल्स क्या हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज हो रहे हैं। पर क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी आप कम कर रहे होते हो, तो वॉल्यूम जब आप डिक्रीज कर रहे होते हो तो आपके पास में ओवरऑल इंपैक्ट, इन पे भी कंसंट्रेशन का इंपैक्ट तो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, पर मोल का इंपैक्ट क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। आपको ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है, वो तो कंसंट्रेशन के सिंबल लिखे हुए हैं, मोल के सिंबल नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे। किसके लिखे हुए हैं, कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम कम करने पर कंसंट्रेशन सभी की बढ़ती है, पर ज्यादा तेजी से किसकी बढ़ती है, आपके पास में सी की कंसंट्रेशन ज्यादा तेजी से यहाँ पे बढ़ रही होती है, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑन मोल आपको क्लियरली दिखेगा, मोल में आपको क्लियरली इंपैक्ट दिखेगा कि मोल तो यार ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो मोल तो इनके क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं। ए और बी के, सी के मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रही है। पर अगर आप कंसंट्रेशन पे इंपैक्ट देखोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पर ठीक है ना, ज्यादा इसमें वॉल्यूम कम करने पर आपको ये बताना है, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन में तीनों चीजें ही बढ़ेगी, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मोल्स कम कर रहे हैं, मोलैरिटी नहीं, वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं अपने। तो वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है ना, आपने कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम से क्या होता है, कम होने से इसकी मोलैरिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हम ये बोलते हैं यार, एक तो कम वॉल्यूम में कम मोल्स है, एक ज्यादा वॉल्यूम में थोड़े ज्यादा से मोल्स है। कम वॉल्यूम में कम मोल भी हाई कंसंट्रेशन हो सकती है वहां पे भी, ठीक है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेना वहां पे, लिख लोगे आप ये चीज तो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये वाला, ठीक है ना, ये लिख लेना आप वहां पे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जब आप ऐड करते हो तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हो इनर्ट गैस को। आपके पास में एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन हो सकता है, मान लो आपके पास में एक रिजिड क्लोज कंटेनर हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता आपके इक्विलिब्रियम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये होता है आपने क्या लिया, एक क्लोज्ड रिजिड कंटेनर ले लिया, इसमें जो इक्विलिब्रियम अचीव था वो तो इक्विलिब्रियम है ही,
इनर्ट गैस इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इनर्ट गैस आएगा तो इनर्ट गैस इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन था। पर अगर आपने यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्या होता है, पिस्टन ऊपर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर आपने इनर्ट गैस ऐड किया तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने वाला इंपैक्ट आपको ये दिखेगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ता है तो मोर गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ आपके पास में इक्विलिब्रियम बढ़ने लग जाता है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर आप ध्यान रखिए टुवर्ड्स मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके पास में होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। चेंज इन टेम्परेचर, ये लास्ट इसका रूल होता है, चेंज इन टेम्परेचर एप्लीकेबल फॉर ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक को हीट चाहिए होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का तो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है ना, एंडोथर्मिक को हीट चाहिए होता है, और टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, बैकवर्ड होगा, ठीक है ना। और आपके पास में अगर आपने किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करी तो एक्सोथर्मिक हीट देता है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होती है, और एंडोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो ये रिएक्शन आगे की तरफ चलती। अगर ये एक्सोथर्मिक है बेटा तो मुझे हीट कम करनी है तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपके पास में होती है इसके अंदर। देखो जैसे यहाँ पे है, अगर मैं डिसोसिएशन देख रहा हूँ CaCO3 का, तो ये एंडोथर्मिक होता है बेटा। डेल्टा H इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये जब आपको बनाना है ज्यादा तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन। और टेम्परेचर अगर कम करोगे तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इसमें आप लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन बोलते हो। लो टेम्परेचर पे ये क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, हाई टेम्परेचर पे ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये आपको इक्वेशन करनी नहीं है, ये इक्वेशन आपके पास में, ठीक है ना, इसको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन पे आया था हमने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the equilibrium constant Kp for the decomposition is expressed as that, where P is the pressure and X is the extent of decomposition. Which one of the following statement is true? Kp increase with increase in pressure, ये false हो जाएगा। Kp equilibrium constant होता है, ये केवल टेम्परेचर पे ही चेंज होता है। Kp increase with increase in X, तो ये भी अपना, ठीक है ना, गलत हो जाता है। Kp इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ एक्स, किसी और चीज से ये इफेक्ट नहीं होता, केवल किस पे चेंज होता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन P और X। ये आपका सही हो जाएगा। क्यों ये कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि आपने कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है वहां पे, टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज आ जाए आपको कांस्टेंट ही बोलना है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास में। ये वाला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो आपके पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स ज्यादा होने चाहिए, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करोगे तो फर्स्ट में ज्यादा पॉजिटिव है, ये डेल्टा एनजी 0 है। इन दोनों में डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो रहा है आपके पास में, एक नेगेटिव वैल्यू हो रहा है, तो इसलिए इनमें क्या होगा, घटेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ गैसियस देखते हैं क्यों। ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक्सोथर्मिक है, और क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन N2O4 इन इक्विलिब्रियम इज कैन बी इंक्रीज्ड। डिकम्पोजिशन कैन बी इंक्रीज्ड, डिकम्पोजिशन बोल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये N2O4 के बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे डिकम्पोजिशन बढ़ाना है, इसका मतलब मेरे को बैकवर्ड चलना है बच्चे, ठीक है ना, मेरे को फॉरवर्ड नहीं चलना, मेरे को क्या चलना है, बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन की बोल रहा है आपसे। तो कैसे बढ़ा सकते हो आप, ये आप वॉल्यूम कम कर दो, या इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, सॉरी आपने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ा दी, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम क्या होगा,
बढ़ा दिया तो मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये आपके पास में बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो देते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। लोअरिंग इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड चलता है लोअरिंग टेम्परेचर, इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है आपके पास। तो अब आप बैठ के पैकेज के क्वेश्चन लगाओ केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे जितने भी हैं आपके पास है, ठीक है ना। अरे पैन हो गया। एटीएम के बराबर यूनिट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पैकेज है ना आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यूनिट से ही हो जाता है ये क्वेश्चन। आप केपी की यूनिट बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 में केपी की यूनिट क्या आ रही है, प्रेशर की जितनी आ रही है ना, केपी की यूनिट क्या आएगी। अब मैंने केपी की यूनिट बताई थी पी की पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए 1, डेल्टा एनजी 1 किस में बताओ, और किसी में है और किसी में भी नहीं है, ये सीधा ही हो जाता है डेल्टा एनजी, ठीक है क्या। इसमें केपी कांस्टेंट है, बताओ आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक तो देते ही नहीं है, एक तो दे रखा है इसके अंदर। क्या बोल रहा हूँ
TNS3 और उसका PCO2 इसका एक्सप्रेशन बनेगा बेटा ammonia is added such that partial pressure of NH3 now equals to original total pressure ना आप इसको PQ और इसको P मान देख ले भाई तुम आओगी क्यों देखने के लिए लॉन्च कर दे भाई भाई बता सकते कुछ P minus X लगेगा बोलना ही ये पे एक पता चलेगा the ratio of the total pressure now to the original pressure आपको यहाँ से X का वैल्यू सिखाया आज आप मेरे घर पे लॉन्च करते हैं बस ये बात मेरे को दो दिन बात मेरा मन भी करता है मेरे बात में मेरा काम वो बात ऊपर जाते वो तो अक्षय पढ़ा मैं बार ये जल्दी पढ़ा देता है तेरा सुपर बिल्कुल ऊपर से पढ़ाता है क्योंकि 18 साल से ऊपर है ना ऊपर पर काम चला है इसमें केवल एक आपको ना ये जो है ना आपके अपने यूनिट P ले लेगा P मान लेगा इसको आप ले लो 2x और इसको ले लो x ठीक है इसको ले लो 2x और इसको ले लो ये आपसे क्या करना है यहाँ पे आपको प्रेशर P जो है ये बोल रहा है कि 3x कर दिया है इसका प्रेशर निकालना आपके घर पे जैसे आपने एरिया अगर आपने 2 के लिए यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन है प्लस स्क्वायर और ये लिया P अब आपने क्या किया 3 प्लस स्क्वायर कर दिया ये कितना आ गया ये निकाला ये जब आप निकालोगे तो केपी तो केपी का आप इसको सॉल्व करोगे तो की वैल्यू जो है आपके पास में 4/9 आ जाएगा डैश के से सॉल्व करोगे दोनों में बराबर है दोनों एक दूसरे के बराबर है ये 2 बार प्लस 4 डिवाइड बाय 9 ये पूरा अब क्या टोटल ये अभी नया प्रश्न पुराना प्रश्न कितना था पुराना तो P3 और P का तरीके का इसका हिसाब से लैंग्वेज सही अमोनिया इधर से एडिशन पार्शियल इलेक्ट्रिक नाउ इक्वल टू द ओरिजिनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा और हो जाता है
पर मैं इसकी स्टडी कर रहा था, मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया पहले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो बैकवर्ड चलना है। तो मैं सॉल्व करने की कोशिश की तो यार ये तो सॉल्व हो ही नहीं पा रही, क्यूबिक बन गई। फिर मैं सोचा कि यार तो क्यूबिक तो होती ही नहीं है, तो होती नॉर्मल। इक्विलिब्रियम पे ये इतना पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे मैंने डिग्री करते हैं 18 डैश ऐसा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिया है। दो बार पूछते हैं, तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। बोलेगा तो इक्विलिब्रियम का एक बुक से नहीं बोल रहा है। उसमें के लिए वो ला सकता क्वेश्चन है है और सीआर तो कोई पूरा ही बना के भेजो ना। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ये वाला। यही है, देखो सेम है। ये वाला है। इसमें केपी के दो इक्वेशन सही से कर ओटीडीएम इसको पूरी लिख दो ना, मतलब पी लो इसका, मतलब 2p 3p लो, इसको 6p लो। नया जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा, और प्रेशर से आप ये क्वेश्चन दे रहे हो। स्टील का क्या हो जाएगा, आप केपी का एक्सपेरिमेंट करेंगे। आशा के साथ पीछे थोड़ा देर टॉपिक थोड़ा सा वो प्रैक्टिस जाओगे। पीडी डैश आपने यहाँ पे पीडी डैश कर दिया, और इस पीसी का अगर आपने डबल कर दिया तो 2 पीसी कर दिया इसको, ये भी चेंज हो जाएगा, पर पीडी चेंज नहीं होता, दोनों बराबर कर रहे हैं। सीक्वेंस देखना है पीडी का स्क्वायर पीसी का कोई नहीं पी डैश बी का स्क्वायर 8 पीसी का क्यूब, पीसी पीसी कैंसिल हो जाएगा, पी डैश पीडी अपॉन 8 पीडी डैश का क्या स्क्वायर है ना, जब आप अंडर रूट लोगे ये भी तेज है ना क्वेश्चन। कोई नहीं क्वेश्चन भी चाहिए भाई, बस भाई हो गया यार, भाई हो गया 2 पेज दे दिए भाई नोट के। अब बाद में बनाऊंगा तो आगे लिख दूंगा। तुम 2 पेज फोटो किससे हां मैं दूंगा ना भाई, कह रहा हूं मैं दूंगा। कृतिका डाउट है क्या कुछ आपको? भाई इसमें क्या है, इस तरीके से पढ़ना चाहिए।